अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर के दो अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं कोचक बुजराखेजी, या जिसे हम लोग कह सकते हैं पोलन ग्रेन या फिर ज़ीरा बनने का अमल। और दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ज़ीरे की साख्त। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग हमारे पिछले लेक्चर पर एक नज़र डालते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ज़ीरेदान की साख्त का मुताला किया था, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। वहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल होते हैं। वो आर्किस्पोरियल सेल दो तरह के खलियात बनाते हैं। पहले खलिए को हमने कहा था पराइटल सेल, जो ज़ीरेदान की दीवार को बनाएंगे, और दूसरे सेल होते हैं स्पोरोजिनस सेल, जिसे हमने कहा था बुजरी खलियात। बुजरी खलियात ही वो असल खलियात होते हैं जो ज़ीरे को बनाते हैं, पोलन ग्रेन को बनाते हैं ज़ीरे थैली में। तो यहाँ पर जब हमने स्पोरोजिनस टिश्यू का मुताला किया था, यानी बुजरी खलियात का मुताला किया था, तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो बुजरी खलिए होते हैं, स्पोरोजिनस सेल होते हैं, वो बुजरी नसीज को बनाते हैं, और बुजरी नसीज का हर एक खलिया कोचक बुजरी मादरी खलिए, या जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के तौर पे फेल अंजाम देता है, और चार बुजरे या फिर चार ज़ीरे या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं चार पोलन ग्रेन बनाता है। तो स्पोरोजेनस सेल ये ज़ीरेदान के ज़ीरे थैली में मौजूद होते हैं, और ज़ीरे थैली में वो स्पोरोजिनस सेल, या जिसे हम लोग कहते हैं बुजरी खलियात, बुजरी नसीज को बनाते हैं, और बुजरी नसीज का हर एक खलिया कहलाता है कोचक बुजरी मादरी खलिया, और हर एक खलिया डिप्लॉयड इन द कंडीशन होता है, दोहरा होता है। वो बतौर जो है तो कोचक बुजरी मादरी खलिए के तौर पे फेल अंजाम देता है, और हर एक कोचक बुजरी मादरी खलिया चार पोलन ग्रेन को बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ज़ीरे। तो आज का जो हमको टॉपिक डिस्कस करना है वो है कोचक बुजरा खेजी, या जिसे हम लोग कह सकते हैं पोलन ग्रेन के बनने का अमल, ज़ीरे के बनने का अमल, बुजरे के बनने का अमल। कोचक बुजरा हम लोग इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि कोचक बुजरे को कहते हैं ऐसा बुजरा जिसमें नर जवाजे तैयार होते हैं, या फिर जिससे नर जवाजे तैयार होते हैं, ऐसे बुजरे को हम लोग क्या कहते हैं, कोचक बुजरा कहते हैं। ठीक है। कोचक बुजरे को अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये इस्तिलाह की मानी समझने की कोशिश करें तो माइक्रो के मानी होते हैं छोटा, स्पोर के मानी होते हैं बुजरा, और जेनेसिस के मानी होते हैं बनना। तो यहाँ पर आमतौर पे अगर हम लोग देखें कि जो मेल गैमेट होता है, नर जवाजे होता है, वो नर जवाजे छोटा होता है मादा जवाजे से। तो इसीलिए जो कोचक बुजरा होता है, या फिर जो पोलन ग्रेन होता है, या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं ज़ीरा होता है, वो नर जवाजे को बनाता है। नर जवाजे कैसा होता है, छोटा होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कोचक बुजराखेजी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए कोचक बुजराखेजी ज़ीरे थैली पोलन सैक में, हमको पता है कि ज़ीरे थैली मौजूद होती है कहाँ पर, ज़ीरेदान में, और जहाँ पर क्या बनते हैं, और वहाँ पर क्या बनते हैं, ज़ीरे तैयार होते हैं। ज़ीरे कैसे तैयार होते हैं, बुजरी खलिए से तैयार होते हैं। बुजरी खलिया कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, या फिर जिसे हम डिप्लॉयड को कैसे जाहिर करते हैं, 2n से जाहिर करते हैं। ठीक है। अब हर एक बुजरी खलिया बतौर बुजरी मादरी खलिया या फिर कोचक बुजरी मादरी खलिए के तौर पे फेल अंजाम देगा, और हर एक कोचक बुजरी मादरी खलिया चार पोलन ग्रेन को बनाएगा, चार एखेरी कोचक बुजरे को बनाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। हम पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, उर्दू में उसे कहते हैं ज़ीरे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए कोचक बुजराखेजी ज़ीरे थैली पोलन सैक में दोहरे कोचक बुजरी मादरी खलिया, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस कलवी तकसीम की मदद से चार एकेरी कोचक बुजरे माइक्रोस्पोर तैयार करते हैं। यह अमल क्या कहलाता है, कोचक बुजराखेजी का अमल कहलाता है। यह आपको याद रखना। हम यहाँ पर डायग्राम के जरिए से कोचक बुजराखेजी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। आपको यह पता है कि ज़ीरेदान में ज़ीरे थैली होती है, ज़ीरे थैली में बुजरी खलिए होते हैं, स्पोरोजिनस सेल होते हैं। वो स्पोरोजिनस सेल
किसको बनाते हैं, बुजरी नसीज को बनाते हैं। और बुजरी नसीज का हर एक खलिया, जो बुजरी खलिया होता है, वो बजाते खुद जो है तो कोचक बुजरी मादरी खलिये के तौर पे फेल अंजाम देता है। और कितने पोलन ग्रेन्स को बनाता है, 4 पोलन ग्रेन्स को बनाता है, 4 कोचक बुजरे को बनाता है। और चारों की जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, एंड रहेगी, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हम डायग्राम के जरिए से कोचक बुजरा खिजी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये एक कोचक बुजरी मादरी खलिया है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं या फिर जिसे हम लोग कहते हैं MMC। क्या कहते हैं इसको, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जीरे थैली में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। और मियोसिस के नतीजे में अब यहां पर ये कंडीशन क्या होती है इसकी, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, ठीक है। इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के नतीजे में 2 माइक्रोस्पोर, कितने माइक्रोस्पोर, 2 माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर डायट। यानी यहां पर 2 पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं या फिर 2 खलिए तैयार होते हैं, जिनकी कंडीशन क्या होती है, इनकी भी कंडीशन कैसी होगी, हैप्लॉइड रहेगी। कैसी रहेगी, हैप्लॉइड। उसके बाद माइक्रोस्पोर डायट में दूसरा मियोसिस होता है, मियोसिस सेकंड होता है या फिर मियोसिस दूसरी मर्तबा उसमें होता है। और होने के नतीजे में यहां पर 4 खलियात तैयार होते हैं, 4 जीरे तैयार होते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर के मानी क्या होते हैं, जीरे, पोलन ग्रेन, और टेट्राइड के मानी क्या होते हैं, 4। तो यहां पर चारों जो जीरे रहेंगे या फिर यहां पर खलिए रहेंगे, उनकी कंडीशन क्या रहेगी, हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड रहेगा, ये भी हैप्लॉइड रहेगा, ये भी हैप्लॉइड रहेगा, ये भी हैप्लॉइड रहेगा। तो यहां पर एक कोचक बुजरी मादरी खलिया जीरे थैली में, उसके अंदर मियोसिस हुआ, पहली मर्तबा मियोसिस होने से वहां पर 2 पोलन ग्रेन्स बने, 2 माइक्रोस्पोर बने, जिसे हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोर डायट। हर खलिए की कंडीशन क्या थी, हैप्लॉइड। वापस से वो माइक्रोस्पोर डायट में क्या होता है, मियोसिस होता है, दूसरी मर्तबा मियोसिस होता है। और दूसरी मर्तबा मियोसिस होने के नतीजे में वहां पर वो 2 खलियात से 4 खलियात तैयार होते हैं। कितने, 1 2 3 और 4, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड ये आपको याद रखना है। तो यहां पर 1 MMC, कितना कोचक बुजरी मादरी खलिया है, 1 है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना है, 1। और उससे कितने पोलन ग्रेन्स तैयार हो रहे हैं, कितने माइक्रोस्पोर तैयार हो रहे हैं, 4। तो इस अमल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोचक बुजरा खेजी का अमल, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां पर होता है, पोलन सैक में होता है, जीरे थैली में होता है, यह आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर जो माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो कंडीशन होती है, जो तरतीब होती है 4 खलियों की, 4 जीरो की, वो स्पेसिस टू स्पेसिस अलग अलग अनवा में अलग अलग होती है। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज होती है कि उनका जो अरेंजमेंट होता है उन जीरो का, उन खलियों का, वो अलग अलग अनवा में अलग अलग होता है, ये हमको देखना है। तो यहां पर देखिए आपके पास पहली तरतीब दी हुई है माइक्रोस्पोर टेट्राइड की, वो है माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं उसको, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल। अब अगर जीरे की तरतीब या फिर खलिए की तरतीब इस तरीके से हो कि 3 खलिए, 3 माइक्रोस्पोर ये आगे की जानिब हो और एक जो है तो पीछे की जानिब हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ द टेट्रेड। ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर की माइक्रोस्पोर टेट्राइड की किस्म है वो है आइसोबायलैटरल। आइसोबायलैटरल में क्या होता है कि चारों भी खलियात यहां पर सामने की तरफ तरतीब पाए होते हैं और चारों भी खलियात इक्वली डिवाइड होते हैं, इक्वली तकसीम होते हैं। तो इस तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोबायलैटरल। हम लोग क्या कहते हैं इसको, आइसोबायलैटरल। तीसरे नंबर की जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड की किस्म है वो है डिकसेट। यहां पर क्या होते हैं, 4 खलियात में से 2 खलियात ऊपर की जानिब, 1 खलिया
नीचे की जानिब तरतीब पाया होता है, और जो नीचे की जानिब तरतीब पाया हुआ खलिया है वो क्या होता है, जसामत में थोड़ा बड़ा होता है, और चौथे नंबर का खलिया ये पीछे की जानिब होता है। तो इस तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राएड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिक्सेट माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ये आपको याद रखना है। चौथे नंबर का माइक्रोस्पोर टेट्राएड है वो है टी शेप्ड, और जिसे हम लोग कह सकते हैं एफ शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राएड। इसमें क्या होता है, 4 खलियात में से 2 खलियात ऊपर की जानिब होते हैं और 2 खलियात नीचे की जानिब होते हैं। तो इस तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राएड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राएड और एफ शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राएड। उसके बाद है माइक्रोस्पोर टेट्राएड की 5वीं किस्म, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर। चारों भी खलियात जो माइक्रोस्पोर टेट्राएड में होते हैं वो एक ही लाइन में अगर तरतीब पाते हैं तो इस तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राएड को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ये आपको याद रखना है। यहां पर आपको 2 किस्म के टेट्राएड याद रखना बहुत जरूरी है। एक होता है टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राएड और दूसरा होता है आइसोबायलैटरल टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राएड। क्योंकि टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राएड ये पाया जाता है डाइकॉट में, या जिसे हम लोग कहते हैं 2 दाला नबातात में। 2 दाला नबातात में जो माइक्रोस्पोर टेट्राएड की तरतीब होती है कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो आपको याद रखना है। तो ये कहां पाया जाता है, डाइकॉट में। कहां पर, डाइकॉट में। आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद जो आइसोबायलैटरल टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राएड है वो पाया जाता है मोनोकॉट में। मोनोकॉट के मानी होते हैं एक दाला नबातात में। कहां पाया जाता है, एक दाला नबातात में। तो यहां पर आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राएड कहां पाया जाता है, डाइकॉट में, 2 दाला नबातात में। और आइसोबायलैटरल टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राएड कहां पाया जाता है, मोनोकॉट में, जिसे हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, एक दाला नबातात। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जीरे की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जीरे किस तरीके से तैयार होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोचक बुजरा खेजी का अमल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस टॉपिक में हमको जीरे की साख्त का मुताला करना है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। जीरे पोलन ग्रेन गैर मुतहरिक, नॉन मोटाइल, एक खुलवी जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, एक मरकजीदार जिसे हम यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, कुर्रवी या फिर बैजवी शक्ल के होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर के जीरे कैसे होते हैं। जीरे गैर मुतहरिक होते हैं, एक खुलवी होते हैं, एक मरकजीदार होते हैं, कुर्रवी या फिर उनकी शक्ल कैसी रहेगी, बैजवी रहेगी। या आपको कुर्रवी या फिर कैसी होती है, बैजवी होती है। ये आपको याद रखना है। आमतौर पर अगर हम जीरो को देखें तो जीरो पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। इन कांटों की मदद से जीरे हशरात के जिस्म से जुड़ते हैं और हशरात के जरिए से एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल पर या फिर एक फूल से दूसरे फूल पर मुंतकिल होते हैं और जहरगी का अमल अंजाम पाता है। यह आपको याद रखना है। अगर हम जीरो की अर्जी तराश को देखें, उसके टीएस को देखें, तो यहां पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको जीरे का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको यहां पे नजर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम जीरे की साख्त का मुताला करेंगे। देखिए, जीरा ये 2 तहों वाली दीवार से घिरा होता है। ये 2 तहों वाली जीरे की दीवार को कहा जाता है स्पोरोडर्म। क्या कहा जाता है, स्पोरोडर्म। आपको याद रखना है, बाज औक़ात ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि जीरे की 2 तहों वाली दीवार को क्या कहा जाता है, स्पोरोडर्म कहा जाता है। तो बेसिकली ये 2 तहों वाली दीवार से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। जीरे की बैरूनी तह एक्साइन कहलाती है और जीरे की अंदरूनी तह एंटाइन कहलाती है। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो बाहर की तरफ की तह आपको नजर आ रही है इसको बैरूनी तह कहते हैं, एक्साइन। और ये जो अंदरूनी तह आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रही है यह है अंदरूनी तह जिसे हम कहते हैं एंटाइन।
पहली तह को डिस्कस करते हैं, उसका मुताला करते हैं जीरे की। जीरे की पहली बैरूनी तह होती है एक्साइन। एक्साइन ये बैरूनी तह होती है जीरे की, ये दबेज होती है, थिक होती है। ये तह हमवार रहेगी या तो फिर क्या रहेगी, शौकेदार रहेगी। शौकेदार को हम लोग कहते हैं स्क्लप्चर्ड। क्या कहते हैं उसको, स्क्लप्चर्ड। आपको याद रखना है। जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा होगा स्ट्रक्चर में जो एक्साइन है, एक्साइन में जो तो ऐसे थोड़े शौके पाए गए हैं या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर वहां पे होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्लप्चर्ड, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शौकेदार। क्या कहते हैं उसको, शौकेदार। तो एक्साइन कैसी रहेगी, या तो हमवार रहेगी, स्मूथ रहेगी, या फिर शौकेदार रहेगी, स्क्लप्चर्ड रहेगी। आपको याद रखना है। ये जो तय होती है एक्साइन, ये तय पेचीदा नॉन बायोडिग्रेडेबल मादे से बनी होती है। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मादा होता है स्पोरोपोलेनिन। कौन सा मादा होता है वो, स्पोरोपोलेनिन। आपको याद रखना है। और ये स्पोरोपोलेनिन हम जब जीरेदान की साख्त का मुताला कर रहे थे, तो ये स्पोरोपोलेनिन कौन बनाता है, ये स्पोरोपोलेनिन बनाता है कौन, टैपेटम। और टैपेटम कहां पे मौजूद होती है, टैपेटम ये जीरेदान के अंदर मौजूद होती है, जिसे हमने कहा था तगजियाती तह, जो तगजिया फराहम करती है जीरे को बनने के लिए। तो वही टैपेटम यहां पर क्या बनाती है, स्पोरोपोलिनिन को बनाती है। स्पोरोपोलिनिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मादा होता है जो बहुत सख्त होता है। स्पोरोपोलिनिन से बनी होने की वजह से एक्साइन ये तय मज़ाहमती तय, जिसे रेसिस्टेंट लेयर कहलाती है, जो मुख्तलिफ किस्म के अवामिल के खिलाफ, जो कीमियाई अवामिल हो सकते हैं, हयाती अवामिल हो सकते हैं, है ना, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके खिलाफ मज़ाहमत पैदा करती है और इनसे जीरे की क्या करती है, हिफाजत करती है। इसीलिए एक्साइन को क्या कहा जाता है, मज़ाहमती तह कहा जाता है, रेसिस्टेंट लेयर कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। और यही वजह है कि जीरे को जो है तो बहुत दिनों तक महफूज रखा जा सकता है। क्या किया जाता है, जीरे को बहुत दिनों तक महफूज रखा जा सकता है। यह आपको याद रखना है। देखिए एक्साइन चंद मुकामात पर क्या होती है, गैर मुसलसल होती है। क्या होती है, गैर मुसलसल होती है। अगर हम डायग्राम को यहां पर देखें, या आपके पास स्ट्रक्चर है, तो यहां पर देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक्साइन गैर मुसलसल है, यहां पर एक्साइन गैर मुसलसल है, यहां पर एक्साइन गैर मुसलसल है। तो चंद मुकामात पर एक्साइन क्या होती है, गैर मुसलसल होती है, जो सुराख की तरह नजर आता है। इस मुकाम को क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। जहां पर एक्साइन क्या होती है, गैर मुसलसल होती है, और वो हिस्सा, वो जगह एक सुराख की तरह नजर आती है, और वो सुराख की तरह दिखाई देने वाली जगह को, उस हिस्से को क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर। तो आपको याद रखना है कि जर्म पोर को और एक नाम दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं जर्मिनल। क्या कहते हैं, जर्मिनल फर्रो। क्या कहते हैं, जर्म पोर को जर्मिनल फर्रो। आपको याद रखना है। तो जर्मपोर ये एक दाला नबातात के जीरे में एक होता है। कितने होते हैं, एक होता है। और दो दाला नबातात के जीरो में 3 जर्मिनल पोर्स होते हैं, जर्म पोर होते हैं। ये आपको याद रखना है। एक रहेंगे एक दाला नबातात के जीरो में, याद रखना है। और 3 जर्मिनल पोर रहेंगे 2 दाला नबातात के जीरो में। यह आपको याद रखना है हमेशा के लिए। यहां पे आपका एमसीक्यूज बनता है, यहां पे क्वेश्चन बनता है कि जर्मिनल फर्रो या फिर जर्म पोर एक दाला नबातात में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, एक होता है। और 2 दाला नबातात में कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम किसके पोलन ग्रेन की है, 2 दाला नबातात के पोलन ग्रेन की है। तो यहां पर जर्मिनल पोर हमको कितने दिख रहे हैं, जर्म पोर कितने दिख रहे हैं, 3। ये एक और ये एक। तो ये जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये दो दाला नबातात के पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि अगर एक जर्म पोर रहता है, एक अगर जर्मिनल फर्रो है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
मोनोकॉल्पेट। क्या कहते हैं उसको? मोनोकॉल्पेट। और अगर 3 जर्मिनल पोर है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्राई कॉल्पेट। आपको याद रखना है। अगर जीरे में एक जर्मिनल पोर है, जर्म पोर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकॉल्पेट, पोलन ग्रेन। अगर जीरे में, पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइकॉल्पेट। तो यहां पर एक दाला नबातात के जो जीरे होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोकॉल्पेट। और 2 दाला नबातात के जीरे कैसे होते हैं? ट्राइकॉल्पेट। एक दाला के मोनोकॉल्पेट और 2 दाला के जीरे कैसे होते हैं? ट्राइकॉल्पेट। यह आपको याद रखना है। बहुत मर्तबा एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको याद रखना है अच्छे से। जीरे की जो दूसरी तह होती है वो है इंटाइन। इंटाइन जीरे की अंदरूनी तह कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरे की अंदरूनी तह। देखिए डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर एक्साइन बाहर की जानिब और अंदर की जानिब पाई जाती है इंटाइन। ये जो तह आपको नजर आ रही है ये कहलाती है इंटाइन, अंदर की जानिब है, इसीलिए इंटाइन को कहा जाता है जीरे की अंदरूनी तह। आपको याद रखना है इंटाइन ये जीरे की अंदरूनी तह होती है। कैसे होती है? अंदरूनी तह होती है जो चिकनी, स्मूथ और पतली होती है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि ये कैसी होती है? इंटाइन पतली होती है। और हमने एक्साइन को क्या कहा था? ये दबेज होती है, ठीक होती है। तो यहां पर एमसीक्यूज बनते हैं आपके, है ना? यहां पर क्वेश्चन बनता है एंटाइन कैसी होती है? पतली होती है। और एक्साइन कैसी होती है? दबेज होती है, मोटी होती है। आपको याद रखना है। यह तय सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जो एंटाइन होती है अंदरूनी तह जीरे की, वो किन 2 चीजों से मिलकर बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से। और एक्साइन किस चीज से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। यहां पर भी एमसीक्यूज बनते हैं। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से और इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। इसीलिए इंटाइन को कहा जाता है पेक्टोसेलुलोज। याद रखना है आपको, क्या कहा जाता है? पेक्टोसेलुलोज इन द नेचर। पेक्टोसेलुलोज इन द नेचर। जो इंटाइन होती है यह खलीय माहे को घेरे हुए होती है, साइटोप्लाज्म को घेरे होती है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? 1 गुना मरकजा, हैप्लॉइड मरकजा पाया जाता है। आपको याद रखना है। जब ज़ैरगी का अमल होता है, ज़ैरगी के अमल में, जब ज़ैरगी का अमल होता है तो ज़ैरगी के अमल में क्या होता है कि जीरा जो है तो कलगी पर आकर क्या होता है? मुंतकिल होता है, गिरता है। ये कलगी है, ये जीरा है, ज़ैरगी का अमल हो गया। अब ज़ैरगी के अमल में जीरा जैसे ही कलगी पर आता है तो वहां पर क्या होता है? जीरे की उपज होती है। और जीरे की उपज होती है यानी जीरे में क्या बनती है? जीरे नली तैयार होती है। क्या तैयार होती है? जीरे नली तैयार होती है। तो हम ये स्ट्रक्चर को अलग से देखेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका जीरा है ना? और ये जीरे ने किसको बनाया है? जीरे नली को बनाया। अब इसके आसपास जो है वो स्ट्रक्चर कहलाता है आपका, ये जो बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका एक्साइन तह। क्या कहलाती है? एक्साइन। और जीरे की उपज जब होती है तो इंटाइन ही वो तय होती है जिसके जरिए से क्या तैयार होती है? जीरे नली तैयार होती है। और जीरे नली को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? पोलन ट्यूब। तो जीरे की जब उपज होती है, जीरे का जब जर्मिनेशन होता है तो जीरे में पोलन ट्यूब कौन सी तह से बनती है? एंटाइन से। आपको याद रखना है एंटाइन ही वो तह होती है जो जीरे में जीरे नली को, पोलन ट्यूब को बनाती है। और यह पोलन ट्यूब कौन से हिस्से से बाहर आती है? जीरे से, जर्मपोर से। कहां से बाहर आती है? जर्मपोर से। इसीलिए जर्मपोर को कहा जाता है तौलीदी सुराख। क्या कहा जाता है? तौलीदी सुराख। आपको यह चीज याद रखना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियो के साथ हमारे अपडेट रहिए।
अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।